दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 8वीं क्लास का जो SCERT है, SCERT 8वीं क्लास का, और टॉपिक है हमारी दुनिया, यानी टॉपिक नहीं कहिए, सब्जेक्ट कहिए हमारी दुनिया। यानी हमारी दुनिया का मतलब है भूगोल। ठीक है, भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है भाग 3 क्लास 8वीं का भूगोल है। इससे पहले 6ठी और 7वीं का भूगोल मैं करवा चुका हूं, चाहे तो आप इसी वीडियो के इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और आज हम लोग 8वीं क्लास की भूगोल, ध्यान रखें दोस्तों, 8वीं क्लास की भूगोल को देखेंगे। ठीक है, 8वीं क्लास ज्योग्राफी को देखेंगे। और उसमें देखिए 6ठी, 7वीं और 8वीं में बस इतना सा अंतर है, सब में एक ही बात लिखा हुआ है हमारी दुनिया। बस अंतर ये है, उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, क्लास 8वीं। तो भाग 1 6ठी क्लास का है, भाग 2 आपकी 7वीं का है और भाग 3 8वीं का है। तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बिहार स्टेट का जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल में ये बुक चलती है और सरकार द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल को। खैर प्राइवेट की बात छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी चला लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, 8वीं क्लास के जो भूगोल है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका बिहार शिक्षक को देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आप देखिए इस वीडियो को, जिससे आपका जो आगामी आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत हेल्पफुल होगा, आपको हेल्प मिलेगा। पूरा वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले इकाई 1 में देखिए संसाधन लिखा हुआ है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, संसाधन का एक शाब्दिक अर्थ है जो हमारे काम के लायक है वो मेरे संसाधन है। ठीक है, जो भी मेरे लिए काम के लायक चीज़ें हैं वो मेरे संसाधन है, चाहे मनुष्य क्यों ना हो। ठीक है, मनुष्य भी मेरे काम के लायक है तो वो मेरे संसाधन है। हमने बेंच बनाए, हमने डेस्क बनाए, हमने कलम बनाए, हमने कॉपी बनाए, हमने किताब बनाए, हम लोग जो भी कुछ बनाए, हम A to Z ये सारे चीज़ें मेरे लिए संसाधन हैं। ठीक है, जिसको हम उपयोग करते हैं, जो मेरे काम के लायक है वो मेरे संसाधन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। अगर संसाधन को देखा जाए कि कितने प्रकार संसाधन होते हैं, तो देखिए संसाधन मोटा मोटी मान के चलिए 3 प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे कि एक संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें से हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, जैसे भूमि, मिट्टी, जल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। एक संसाधन मानव संसाधन, यानी मानव खुद संसाधन एक है। ठीक है, और एक संसाधन है मानवकृत संसाधन, यानी मानव ने जिसको बनाया। ठीक है, जैसे मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा में बेंच, डेस्क, जो भी कहिए चलेगा। ठीक है, इसी में जब हम बहुत अंदर तह तक जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, किसी निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, यानी बहुत से संसाधन होंगे। लेकिन जो ऊपर में 3 बातें मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि, मिट्टी और जल की बात किया। ठीक है, ये प्रकृति द्वारा या प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है। तो मानव संसाधन क्या है, जो मानव हम हैं वो संसाधन ही है। और मानवकृत संसाधन का मतलब है मानव ने जिसको बनाया। ठीक है, चलिए इसी का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। मैंने अभी बताया प्राकृतिक के मतलब है जिसने मुझे प्रकृति ने प्रदान किया। ठीक है, जिसे प्रकृति ने मुझे दिया है। तो प्रकृति ने क्या दिया, पंचायत भवन नहीं, मानव ने दिया। ठीक है, मानव ने बनाया। विद्यालय मानव ने बनाया, हवाई अड्डा मानव ने बनाया। जो प्रकृति ने दिया वो आपका भूमि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, जल है, मिट्टी है। जो नहीं है वो हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, हवाई अड्डा या हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानवकृत संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है।
जो थोरियम है उसको हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। क्यों? संभाव्य संसाधन वो संसाधन होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, संभाव्य संसाधन उस प्रकार संसाधन को कहते हैं जिसका कुल मात्रा मुझे ज्ञात नहीं है तथा वर्तमान समय में उसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम भविष्य में उसका संसाधन का उपयोग करेंगे, उपयोग करने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संभाव्य संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जिसका मुझे कुल मात्रा कितना याद नहीं है, ज्ञात नहीं है। दूसरी बातें हैं कि उसका अभी फिलहाल हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उपयोग करेंगे, ये इस बात की गारंटी है, संभावना है कि हम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो संसाधन निर्माण के सामाजिक नहीं, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? सब आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, आपका आवश्यकता भी होना चाहिए, तकनीक भी जरूरी है, उपयुक्त में सभी। ठीक है, सब कुछ चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। कहता है कि संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है या करते हैं। ध्यान रखेंगे, मानव संसाधन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, इसमें आप भरेंगे मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा। ठीक है, तांबा संसाधन के उदाहरण है, कैसे? तो ध्यान रखेंगे, जो किसी पर्टिकुलर जगह में जिसको हम पा रहे हैं, जिसको मिलता है, उसको हम याद रखेंगे स्थानिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, स्थानीय संसाधन कहते हैं, यानी कहने मतलब है लोकल संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश दे रखा हुआ, कह रहा है कि एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो दो बातें, दिमाग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दिमाग होना चाहिए। तो दिमागी एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। दिमाग अगर आपके पास ना हो, ठीक है, दिमाग अगर आपके पास ना हो तो क्या कीजिएगा आप? ठीक है, तो दिमाग के साथ साथ शारीरिक क्षमता भी आपको होना चाहिए और मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आज चलिए एक तो हो गया। अब इकाई एक का ही को है। देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। इससे पहले एक दो बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका इकाई को में टॉपिक है आपके पास भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। ठीक है, यानी भूमि भी है, मृदा भी है और जल संसाधन। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है। ठीक है, तो याद रखिएंगे इस बात को लेकर। तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखें दोस्तों, ये पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो याद रखेंगे स्थल होगा आपको 29% भाग पर स्थल है, बाकी 71% भाग पर जल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो सघन जनसंख्या जहाँ मिलती है वो आपका मैदानी क्षेत्र में। याद रखेंगे, मैदानी सेक्टर में सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, जबकि ये उत्तर प्रदेश लगभग मान के चलिए ये मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, तो अगर आप क्षेत्रफल देखा जाए पूरे भारत का, तो भारत के क्षेत्रफल में खासकर देखेंगे आपकी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, इसके बाद एमपी का नंबर आता है, इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, तब यूपी का नंबर, चौथे स्थान पर यूपी है। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखेंगे कि चौथे स्थान पर यूपी होने के बावजूद क्षेत्रफल दृष्टि से पहला स्थान रखता है जनसंख्या दृष्टि से। ठीक है, यानी जनसंख्या आबादी सबसे ज़्यादा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक जमीन राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में लोग क्यों नहीं है अधिक? क्योंकि वहाँ पर बंजर है, मरुस्थलीय ज़मीन है। पहाड़ी सेक्टर में लोग रहना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ पे घर बनाना कठिन होता है, पानी की सुविधा नहीं होती है, भूमि अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से भी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे सर्वाधिक रूप से नदियाँ बहती है, बहुत सी नदियाँ बहती है, बहुत सारे
अब कहने में नदियाँ आकर मिलती यूपी में। दूसरी बात है पूरे का पूरे सेक्टर में आप देखेंगे तो ज़मीन ही मतलब मैदानी इलाका है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सघन जनसंख्या जो है वो मैदानों में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो ध्यान रखेंगे भूराजस्व विभाग रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भूमि जो हम उपयोग करते हैं वो कितने प्रमुख वर्गों में उपयोग करते हैं? ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका पाँच प्रकार, 5 ही होगा। ठीक है, 5 प्रमुख वर्गों में इसका हम उपयोग करते हैं। देखिए कौन कौन सा उपयोग कर जैसे कैसे उपयोग करते हैं 5 प्रकार में। तो हम भूमि को ऐसा भूमि देखते हैं जहाँ पे फसलों की खेती करने में सहायक हो, यानी खेती खूब अच्छा तरह से होता है। वैसा भूमि उपयोग करते हैं जहाँ पेड़ पौधा घास झाड़ियाँ को उगाने में सहयोग हो। ऐसा भूमि देखते हैं जहाँ पर गृह निर्माण के लिए उपयोग हो। ठीक है, ऐसा भूमि का मिट्टी देखते हैं जहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए काम किया जाता है। और ऐसा भूमि देखते हैं जहाँ पर ध्यान रखेंगे जहाँ पर ईंट खिलौना गमला सड़ा घड़ा सुराही खपड़ा इत्यादि बनाने में काम किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कुछ भूमि मेरे पास ऐसा है उपयोग करते जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं, कुछ भूमि ऐसा है जहाँ पे हम लोग रहते हैं घर बनाए हैं, कुछ भूमि ऐसा है जहाँ पे बागवानी पेड़ पौधा फॉरेस्ट ज़मीन है वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, कुछ ज़मीन ऐसा है जहाँ की मूर्ति बनाने काम करते हैं, कुछ ज़मीन ऐसा है जहाँ से ईंट खिलौना गमला हैंदराबाद। इस प्रकार करके हम इस भूमि के उपयोग का जो प्रमुख वर्ग है वो 5 प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मृदा में कुल कितना स्तर पाए जाते हैं? तो ध्यान रखें दोस्तों मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, 4 स्तर कौन कौन है? तो स्तर अ, फिर स्तर ब, फिर स्तर स और स्तर द। ठीक है, अब यहाँ पे अ ब स द का मतलब क्या है? सबसे ऊपरी मृदा में ह्यूमस होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसका स्तर अ कहते हैं। फिर इसके बाद स्तर ब में जिस मृदा में बालू और पंख यानी कहने मतलब है कीचड़ टाइप का मृदा होता है। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे जब स्तर 100 पे आते हैं तो याद रखेंगे वो कण वाला मृदा होता है, यानी बहुत बड़ा कण तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे की मृदा में बड़े बड़े चट्टान पाया जाता है या मौलिक आप मृदा कह सकते हैं, मौलिक चट्टान पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार 4 प्रकार से 4 स्तर है मृदा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए समाज रेखीय नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। ठीक है, समाज रेखीय नहीं समोच्च रेखीय, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा समोच्च। ठीक है, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो ऑप्शन दे रखा हुआ जल प्रदूषण रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का, जल संकट को दूर करने का या भूमि की उर्वरता घटाने का। ठीक है, तो देखिए इसका मेन जो होगा जो आंसर जो होगा वो मृदा अपरदन को रोकने का। हम समोच्च खेती वहाँ पर करते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका हो। अगर मान लिया जाए कि ये ज़मीन है, इसको हम ऐसे जोत देंगे और ये इसका ढलान इस प्रकार है, तो क्या होगा जो ही पानी गिरेगा तो सारा ज़मीन का पानी के साथ भूमि भी बहा के ले जाएगा। ठीक है, इसीलिए पहाड़ों में जो खेती होती ध्यान रखेंगे जो ज़मीन को जोता जाता है वो ज़मीन मान ले जाए कि ऐसा ज़मीन है तो उनको हम ऐसे करके जोता जाता है। ठीक है, गोल गोल करके जोतते हैं। ठीक है, इसको हम समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं ताकि क्या हो कि वहाँ की मृदा को अपरदन को रोका जा सके, मृदा को बहने से रोका जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? आपको पता है बचपन से पढ़े होंगे H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन महासागरीय नहीं है? ठीक है, ध्यान रखें इनमें से एक होगा, यहाँ इनमें से कौन एक महासागर नहीं है? तो देखिए महासागर कौन नहीं है, यहाँ पर दे रहा अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिंद और प्रशांत। ठीक है,
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कौन महासागर नहीं है, तो ध्यान रखेंगे जो महासागर नहीं है वो आपका अंटार्कटिका महासागर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार यहाँ पर महासागर एक जो नहीं है उस महासागर का नाम याद रखेंगे, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक। तो 4 महासागर में अटलांटिक। ठीक है, 4 महासागर में अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद और प्रशांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। ठीक है, तो देखिए खाली स्थानों को लिए है उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला कह रहा है कि मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष को क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। दक्कन क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मृदा का निर्माण प्रक्रिया से होती है, कैसे होती है, निच्छालन से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझ में आया है कि निच्छालन या नहीं पता नहीं, लेकिन समझेंगे। निच्छालन का मतलब ये हुआ कि लेटेराइट मिट्टी वहाँ पे होती है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या होगा, मिट्टी का जो ऊपरी परत वो बह के चल जाती है। ठीक है, तो नीचे का जो परत रहता है वो अच्छा मिट्टी होता नहीं है। ठीक है, उसमें फसल अच्छा होता नहीं है। इसलिए लेटेराइट मिट्टी जहाँ भी होती है वहाँ पे काजू का खेती होता है, मोटे अनाज की खेती होता है, लेकिन जो चावल और गेहूं की खेती उतना वहाँ पर नहीं हो पाता। चावल का हो भी जाएगा लेकिन गेहूं का नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे है महासागरों में जलों का प्रतिशत। ठीक है, तो महासागर इससे पहले एक है भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है, तो आपको पता है भूमि एक संसाधन है, कैसा, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, ध्यान रखेंगे 97.3% जल पाया जाता है। लेकिन महासागर का जल पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, कहा जाता है कि आप महासागर के पास भी रह के प्यासे रह जाएंगे। ठीक है, यानी आपको पानी नहीं मिलेगा। अगला इकाई 1 का ख है। इसमें देखिए आपका संसाधन के रूप में क्या है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, यानी यहाँ पर वन के बारे में और वन्य प्राणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है, तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद इसका दूसरा स्थान पे आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो गया, लेकिन अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत देखा जाए, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा मिजोरम। ठीक है जी, सही जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम ऑप्शन में है भी नहीं। तो किसी भी राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में देखा जाए कितना जंगल है तो या वन आवरण है, वो सबसे ज़्यादा मिजोरम में होगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि वन का क्षेत्रफल कितना है तो उसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 से चला, ए वहाँ पर चला गया, ठीक, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन में दे रखा 5 लाख, बी में 10,000 और इसके बाद ग में है आपका 50 लाख और घ में है 10 लाख। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे विश्व में लगभग जो वनस्पतियाँ मिलती है वो 10 लाख लगभग मिलती है। ठीक है, 10 लाख लगभग मिलती है। अगला क्वेश्चन है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में पतझड़ वन पाए जाते हैं, लेकिन किस तरह का, तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, सदाबहार वन तो मिलेगा नहीं, शीतोष्ण वन मिलेगा नहीं और कौनधारी वन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यूपी में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उभयचर जीव हैं, यानी कहने का मतलब है कि पानी और
और स्थल यानी जल और स्थल दोनों में रह सकता है, वो आपका है केचुआ। ठीक है, केचुआ दोनों जगह में रह सकता है। यहाँ बाघ नहीं बाघ होगा। ठीक है, बाघ। ठीक है, तो याद रखेंगे बाकी जितने भी जीव है, जो केचुआ है, ठीक है, तो ये पानी में रहेगा, कौवा है जो स्थल में रहेगा, बाघ है जो स्थल में रहेगा। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि जो केचुआ है दोनों कछुआ जो है वो दोनों जगह में रह सकता है, यानी पानी में भी और स्थल में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो राष्ट्रीय पशु ध्यान रखेंगे बाघ होगा, और याद रखेंगे अगर आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाता तो मोर होता। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाता तो आपका मोर होता। अगला है रेड डाटा बुक क्या है? ध्यान रखेंगे रेड डाटा बुक उसके लिए जारी किया जाता है जो विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची मिलता है इसमें। जैसे कौन सी प्रजाति कौन सा ऐसे जीव जंतु हैं या पेड़ पौधा है जो विलुप्त होते जा रहा है यानी लुप्त होते जा रहा है, तो उसके लिए एक बुक है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो याद रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि अगर इस बुक के अनुसार देखा जाए तो बुक में दिया हुआ 85। ठीक है, 85 दे रखा हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए, अभी का डाटा देखा जाए, तो राज्य और यूटी क्षेत्र मिलाकर कुल जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो 104 हो चुका है। ठीक है, 104 हो चुका है, लेकिन इस बुक के अनुसार 85 ही होगा। ठीक है, अगला है आपका खाली स्थान भरने का है, वन है तो, ठीक है, हम हैं। ध्यान रखेंगे वन है तो हम हैं। कृत्रिम रूप से की गई पौधारोपण को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी का। ध्यान रखेंगे हम अपने से जो पौधा लगाते हैं उसको हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, सामाजिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, हिमालय यव से प्राप्त रसायन किसके लिए किसके लिए उपचार होता है? ध्यान रखेंगे वो कैंसर का उपचार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, चंदन के वन कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखें चंदन के वन कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, कर्नाटक में मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैसा वन पाया जाता है? ध्यान रखेंगे सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जिला कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे गया जिला में है। ठीक है, वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, फेफड़ा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा चलिए अगला अध्याय है 1 का ग और खनिज संसाधन। ठीक है, कहता है खनिजों के कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ध्यान रखें दोस्तों खनिज को हम मुख्य तरीके से 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन है? धातु और अधातु। ठीक है, 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, वो जगह में कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, लोह अलोह, तो 2 प्रकार से हम बांटेंगे खनिज को। ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? ठीक है, ध्यान रखेंगे हेमाटाइट किसका है? लोहा का है। ठीक है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये सब का सब लोहा का खनिज है। ठीक है, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? ध्यान रखेंगे रोडोनाइट जो खनिज है वो किसका है? मैग्नीज का है। ठीक है, मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो आपका बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ठीक है, बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? ध्यान रखेंगे बायोटाइट जो है वो अब्रक का खनिज का प्रकार है। ठीक है, मिलान करने के लिए दिया गया है, इसको मिलान कीजिए। ठीक है, आप मिलान कीजिए, एक तरफ खनिज है एक तरफ अयस्क है। ठीक है, तो मैं लोहा भी बताया किसका? हेमाटाइट का। ठीक है, मैग्नीज जो है वो रोडोनाइट। ठीक है, इसके बाद अब्रक जो है वो आपका बायोटाइट और तांबा जो है कोबालाइट। ठीक है, इस प्रकार मिलान कर दीजिएगा, लोहा को हेमाटाइट के साथ, मैग्नीज को रोडोलाइट के साथ, अब्रक को बायोटाइट के साथ और तांबा को कोबालाइट के साथ। ठीक है, अगला आपका अध्याय इकाई 1 का घ। ठीक है, 1 का घ और आपका टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज का भंडार मिलता है। ऑप्शन आप देखिए अच्छी तरह से और इनका जवाब भी आपको देना है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों कि गोंडवाना कालीन चट्टान में जो खनिज प्राप्त होती है वो ध्यान रखेंगे कोयला खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला का भंडार आपको पता है, जैसे झारखंड के धनबाद में, झरिया में, रानीगंज में अधिकतर कोयला मिलता है। ठीक है, जो कि कोयला का भंडार के रूप में है। ठीक है, अगला चलते हैं, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। ठीक है, यहाँ जितना भी है वो सब कोयला का ही किस्म है, लेकिन इसमें कह रहा है सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। ध्यान रखेंगे वो एंथ्रासाइट है। ठीक है, एंथ्रासाइट है। इसका बिटुमिनस लिग्नाइट पीट है, जो सबसे खराब कोयला पीट है, जो कि वो धुआं होता है, जलता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सर्वाधिक रूप से बिटुमिनस कोयला मिलता है, लेकिन एंथ्रासाइट नहीं मिल पाता है, और है तो हम उसको खुदाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से एनटीपीसी के लिए कभी कभी हम कोयला बाहर से भी मंगाते हैं, यानी विदेश से भी आयात करते हैं। ठीक है, अगला है सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। ध्यान रखेंगे वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगड़ीजन में किसका उत्पादन होता है। नॉर्थ ईस्ट का एक जगह है हुगड़ीजन। ठीक है, वहाँ पर ध्यान रखेंगे, वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधित क्षेत्र है, जहाँ से पवन ऊर्जा हम लेते हैं वो है आपका लांबा। ठीक है, लांबा आप याद रखेंगे, लांबा से पवन ऊर्जा क्षेत्र संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पूगा घाटी संबंधित प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूगा घाटी ध्यान रखेंगे भूताप के लिए। पूगा घाटी है कहाँ, तो पूगा घाटी ध्यान रखेंगे ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में भूतापीय क्षेत्र याद रखेंगे। एक और है मणिकरण, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक और क्षेत्र है मणिकरण, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक और क्षेत्र है तातापानी, ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान इस प्रकार देखिए, कल्पक्कम में ऊर्जा का उत्पादन होता है, किसका होता है, परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। भगड़ नांगल मीटर ऊंचा परियोजना है। पहली बात तो ये समझे, भगड़ नांगल परियोजना है कहाँ, याद रखेंगे ये सतलज नदी पर है। ठीक है, और कितना ऊंचा है, ध्यान रखेंगे 22.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकलेश्वर में क्या होता है, अंकलेश्वर में ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अंकलेश्वर है कहाँ, तो गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मथुरा तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है, तो मथुरा तेल शोधन केंद्र कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश यूपी में है। ठीक है, और आज का लास्ट इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और है, खाली स्थान भरना। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पर विकसित हुआ है, तो किस नदी पर विकसित हुआ है, ध्यान रखेंगे महानदी पर विकसित हुआ है, और ये सबसे लंबी बांध है। विश्व का सबसे लंबी बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड महानदी पर। उसी महानदी में हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा, ये है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान कीजिए। ठीक है, मोहपानी। ठीक है, तो मोहपानी कहाँ, ये किससे मिलान करना है, ध्यान रखेंगे मोहपानी को कोयला से मिलान कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका रुद्र सागर है। ठीक है, तो रुद्र सागर को किससे मिलान करना है, पेट्रोलियम से मिलान कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद फरक्का है। ठीक है, फिर फरक्का को आप मिलान कर दीजिए ताप विद्युत पर। ठीक है, इसके बाद तारापुर है, तारापुर को मिलान कर दीजिए परमाणु ऊर्जा पर, और तातापानी को मिलान कर दीजिए आप सौर ऊर्जा पर। ठीक है, सौर ऊर्जा पर। तो इस प्रकार आप इसको मिलान कर देना है, यानी एक का मिलान करना है कोयला से, बाकी रुद्र सागर को पेट्रोलियम से, फरक्का को ताप विद्युत से, इसके बाद तारापुर को परमाणु ऊर्जा से, और तातापानी को सौर ऊर्जा से। ठीक है, अगर आगे चलते हैं इकाई 2 और आपका भारतीय कृषि। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, सही विकल्प को चुनिए। कृषि कार्य में शामिल है। ठीक है, तो जोतने का भूमि, ठीक है,
कृषि कार्य में शामिल है, जो लिखा हुआ है ऑप्शन दे रखा हुआ आपका, भूमि की जोतना, भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली का पालन करना, उपयुक्त में सभी। तो देखिए कृषि काम जब भी होगा तो याद रखेंगे वो होगा भूमि को जोतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमि पर जनसंख्या अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक भूमि पर दबाव है, ठीक है, वहाँ पर कौन कैसी कृषि की जाती है, ध्यान रखेंगे वो आपका गहन कृषि होगा। ठीक है, अगला है इनमें से कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है। ठीक है, रबी की फसल, ध्यान रखेंगे वहाँ रबी नहीं होगा, रबी होगा। ठीक है, रबी की फसलों से संबंधित है। तो गेहूँ चावल, तो चावल तो रबी फसल होगा नहीं, चना धान फिर वही वाला बात है, मक्का जूट ये भी नहीं होगा। तो याद रखेंगे आपका क्या होगा, डी गेहूं और मटर ये आपका रबी फसल है। ध्यान रखेंगे रबी फसल की बुआई लगभग आप नवंबर में शुरू हो जाता है और ये लगभग कट जाता है अप्रैल तक में। ठीक है, मार्च अप्रैल में कट जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, जूट की फसल प्रमुखता होती है, कहाँ पे होती है। तो देखिए जो बंगाल से सटा हुआ एरिया है वो जूट की फसल होगी। वो आपके देखिए यही 2 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है जो बंगाल सटा हुआ है, किशनगंज और पूर्णिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्वमान उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है, ध्यान रखेंगे किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराती है। खाली जगह को भरने के लिए दिया गया है। स्थानांतरित कृषि को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे इससे हम ध्यान रखेंगे झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, झूम कृषि भी कहते हैं, या वो जगह हम इसे हम दहन कृषि भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग करते क्या है इसमें आग से उस जंगल को साफ करते हैं, साफ करने के बाद फिर से उसको कृषि करते हैं, फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर अगले जगह पे जाकर कृषि करते हैं। इसी को झूम कृषि या दहन कृषि भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार में मखाना, ठीक है, मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि है। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तरी बिहार में यहाँ पर आपको भरना ये है मखाना। ठीक है, मखाना और केला। ठीक है, केला, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे तंबाकू। ठीक है, तंबाकू, ये सब जितना कृषि है ये हम लोग इसलिए उपजाते हैं खासकर बेचने के लिए, खाने के लिए कम। तो वाणिज्यिक कृषि के तौर पर उत्तर बिहार में यही चीज़ें हैं, मखाना, केला और तंबाकू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल ध्यान रखेंगे वो उस समय हम लोग बोते हैं, अप्रैल में बोते हैं, इसको हम लोग जून तक काट लेते हैं, यानी वो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जितनी भी हैं वो जायद फसल में आता है। ठीक है, इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्या होता है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध की जाती है। ठीक है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध की जाती है। और जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, उर्वरा शक्ति की बढ़ती है, ध्यान रखेंगे जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इकाई 3 में देखिए आपका उद्योग है। उद्योग से कुछ क्वेश्चन होगा। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से होती है। ठीक है, देखिए उद्योग का जब भी संबंध होगा तो इसका एकमात्र साधन होगा आर्थिक। ठीक है, हम उद्योग लगाते किस लिए, मेनली पैसा के लिए। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है। ठीक है, तो बृहद जो आप उद्योग लगाइएगा उसमें पूंजी निवेश जो है वो 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। ठीक है, तो दवा उद्योग ध्यान रखेंगे ये उपभोक्ता उद्योग, दवा को खाया जाता है इसलिए उपभोक्ता उद्योग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ पर आप दक्कन प्रदेश में हम लोग कृषि काम करते हैं, उद्योग धंधा वहाँ पे कम है। बाकी जितने भी क्षेत्र देख लीजिए ये सब का सब उद्योग लगा हुआ है। ठीक है, एक झारखंड ऊपर वाले, फिर इसके बाद सी मुंबई, पुणे, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश, सारा का सारा उद्योग लगा हुआ है। ठीक है,
इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। आप देखिए कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जितना भी है फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, तो ये आपको मोटा मोटी ये मान के चलिए वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि आधारित है, क्योंकि यहाँ पर कपास मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसे कागज़ के लिए भी देखिए, कागज़ के लिए भी घास चाहिए, कुछ और लुगदी बनाने के लिए कहता बाँस भी चाहिए, तो ये भी कृषि उतना नहीं हो सकता है, लेकिन जितना कृषि के लिए आपको खासकर वस्त्र के लिए आपको कपास चाहिए, इस प्रकार ये सही वस्त्र उद्योग ही होगा, ठीक है। अगला है खाली स्थान को भरना है। भिलाई लो इस्पात किस राज्य में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे भिलाई लो इस्पात कारखाना वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है, ठीक है। हमसे उद्योग ने क्या किया, हमसे कच्चा माल लिया, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि मकई हमसे 20 रुपये किलो लिया और उसी मकई का पॉपकॉर्न बना के जब बेचते हैं तो आप जाते हो सिनेमा घर में देखने के लिए, छोटा सा डब्बा में देगा, उनका दाम लेगा 50 रुपया 60 रुपया। आप आलू हमसे लेता है 2 रुपया 5 रुपया किलो में, और जब वही आलू चिप्स बन के हमसे आता है तो 5 रुपया में 5 पीस सही से चिप्स नहीं मिलता होगा, ध्यान देखें दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार देखिए हमारे पास जो आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, जो मेरा एक चीज़ कहना था, देखिए दिमाग से उतर गया वो चीज़ें जो कभी कभी हम लोग बाज़ार में खाते हैं, तो मुझे लगता है किसान को इसमें कितना लाभ है, कितना मिलता है, और उद्योग में जो है वो बन के जब आता है उसकी कीमत क्या हो जाता है, ठीक है, कीमत क्या होता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक। हाँ, याद आया, मकई का जो कॉर्नफ्लेक्स बन के आता है, ठीक है। आप देखिए मकई हमसे 20 रुपया किलो लिया, वही कॉर्नफ्लेक्स बन के आता है तो 200 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स का दाम 100 रुपया से अधिक लगता है, ठीक है। आप सोच के देखिए कि जब उद्योग में जाता है वही चीज़ जो किसान के पास से उद्योग में गया, उनका जो है जो कच्चे माल को क्या करता है कि अधिक कीमत पर, ठीक है, अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है, तो यहाँ पर भरा जाएगा अधिक मूल्य, ठीक है, अधिक मूल्य उत्पादों में भरा जाता है, ठीक है। फर्नीचर उद्योग, ठीक है, फर्नीचर उद्योग कैसा है, ध्यान रखेंगे ये लघु उद्योग है, ठीक है, लघु उद्योग है। आगे क्वेश्चन है कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि कहने का मतलब है लघु उद्योग, ठीक है, इसके बाद बृहद उद्योग, फिर नीचे हम आएंगे सूक्ष्म उद्योग, ठीक है। इस प्रकार करके आप कितना पूंजी किस में लगा रहे हैं, इस प्रकार करके 3 प्रकार का उद्योग है, ठीक है। इसके बाद सीमेंट उद्योग क्या है, याद रखेंगे खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है, किस प्रकार है, खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग है, और ये आपका 4 नंबर में ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए इकाई 3 का क है, और ये आपका टॉपिक है लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं लौह इस्पात की तरफ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही विकल्प को चुने। इसमें क्या पहला विकल्प है, देखिए भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है। तो देखिए भद्रावती पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जमशेदपुर में टाटा जो कंपनी अपनी लोहा इस्पात कंपनी बसाया गया था वो 1907, ध्यान रखेंगे 1907 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बोकारो लौह इस्पात कारखाना या केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो याद रखेंगे ये कब लाया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना, सॉरी चौथी नहीं होगा, तीसरा होगा, देखिए तीसरा होगा, ध्यान रखेंगे तीसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है। देखें सेल का मतलब यहाँ पर है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो
याद रखेंगे सेल के अंदर कौन नहीं है, तो जो नहीं है वो ध्यान रखेंगे वो आपका वर्णपुरा, ठीक है, या वर्णपुर। बाकी दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, सलेम, ये सब का सब सेल के अंतर्गत में ही आता है, ठीक है, सेल के अंतर्गत में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलेम लो इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ध्यान रखेंगे ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। मिलान करने के लिए दिया गया है, तो देखिए दुर्गापुर जो है वो आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, भद्रावती कर्नाटक में, ठीक है, भद्रावती कर्नाटक में। तो चलिए इस प्रकार मिलान कर दीजिए इसको। अगला आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान को भरना है। धातु को रोलिंग प्रोसेस, ठीक है, रोलिंग प्रोसेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आपको भरना है ढलाई, ठीक है, ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। उड़ीसा में राउरकेला लो इस्पात केंद्र, ध्यान रखें यहाँ भरना आपको राउरकेला, ठीक है, राउरकेला लो इस्पात केंद्र है। विजयनगर लो इस्पात केंद्र कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे ये आप याद रखेंगे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में है। टिस्को, ठीक है, टिस्को को की खानों से कोयला मिलता है। ध्यान रखेंगे कहाँ से मिलता है? झरिया से मिलता है। झरिया कहाँ पर है? धनबाद में, ठीक है, धनबाद में है। तो झरिया के खानों से कोयला मिलती है। और इसके बाद बोकारो लो इस्पात केंद्र की सहायता से लगाया गया था। ध्यान रखेंगे किसकी सहायता से लगाया गया था? बोकारो लो इस्पात केंद्र, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सोवियत संघ के सहायता से लगाया गया था, ठीक है, सोवियत संघ के सहायता से लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला इकाई है इकाई 3 और वस्त्र उद्योग, ठीक है, वस्त्र उद्योग। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं कि सही विकल्प चुनना है। टेक्सटाइल का मतलब होता है, ठीक है, हम लोग जब भी देखते हैं वस्त्र उद्योग में टेक्सटाइल लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है? तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना, ठीक है। देश में कपड़ों का मिल सबसे पहले लगाई गई, कहाँ लगाई गई? ध्यान रखेंगे वो लगाई गई कोलकाता में 1818 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजचौवन में कपड़ों के मिल लगी, कहाँ लगी? तो कपड़ों का मिल ध्यान रखेंगे वो लगी थी मुंबई में लगी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कच्चा माल आवश्यक है, आवश्यक कच्चा माल है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे खाली स्थान को भरना है। भागलपुर शहर, ठीक है, भागलपुर शहर किस लिए हम लोग जानते हैं? रेशमी कपड़ा के लिए जानते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग है, ठीक है, कुटीर उद्योग है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहलाता है, टेक्सटाइल कहलाते, ठीक है, टेक्सटाइल कहते हैं कपड़े की बुनाई को। अगला है ढाका किसके लिए प्रसिद्ध था? मखमल के लिए, सॉरी मखमल कहते हैं मलमल के लिए, ठीक है, मलमल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ध्यान रखेंगे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए इकाई ग में देखिए है सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। चलते हैं आगे देखते हैं क्या कहता है इसमें। तो सूचना प्रौद्योगिकी में पहला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो फ़ोन तो शामिल है, उपग्रह शामिल है, ईमेल शामिल है, वो अंतर्देशीय पत्र शामिल नहीं है, ठीक है। सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा सकता है, कैसे? ईमेल द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत को सिलिकॉन वैली है, भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या नहीं है? जल की उपलब्धता आवश्यक नहीं है, बाकी कुशल मानव संसाधन, कुशल प्रबंधन, आधारभूत संरचना, ये सब का सब आवश्यक है, ठीक है। अगला है आपका इकाई 4 और अध्याय परिवहन टॉपिक है। देखिए इसमें कहता है भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है। आप कल्पना कीजिए कौन सा परिवहन सर्वाधिक रूप से उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए वो आपका होगा सड़क परिवहन, ठीक है। इसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किनके अंतर्गत आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज ध्यान रखेंगे 4 महानगर की जोड़ने की प्लान था, ठीक है, प्लान था इस प्रकार करके, तो याद रखेंगे ये किसके अंदर आता है? सड़क परिवहन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? ध्यान रखेंगे ये विभाग है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसका देखरेख करते हैं। सीमा सड़क संगठन क्या है? ध्यान देंगे कि सीमा सड़क संगठन जो है वो याद इस प्रकार रखेंगे आप सीमा पर स्थित सड़कों का देखभाल करने वाली संस्था, ठीक है। सीमा के पार स्थित सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था को BRO, ध्यान रखें BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जाना जाता है, वो ध्यान रखेंगे, इसका नाम होगा भारतीय एयरलाइंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है खाली स्थान को भरना है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण में कब किया गया था? ध्यान रखेंगे ये किया गया था 1953 में किया गया था, ठीक है। मारमा गोवा पत्तन कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे गोवा में है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है, ठीक है, हाजीपुर में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किताब में देखेंगे 7, लेकिन आज इसका नाम चेंज होकर 44वां हो गया, ठीक है। NH 44वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा NH 44 के बारे में, ये कुल दूरी कितना है? तो 3745 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। याद रखेंगे NH 7 का ही नाम चेंज करके उसको नाम चेंज करके कर दिया गया है 44वां, ठीक है। अगला आपके पास है चेन्नई एक क्या है? तो ध्यान रखेंगे चेन्नई एक प्राकृतिक ध्यान रखेंगे पत्तन है, ठीक है, पत्तन है। धुबरी से सादिया जल परिवहन मार्ग किस नदी पर है? ध्यान रखेंगे वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास है कि इकाई 5 और आपका मानव संसाधन, ठीक है। देखिए इसमें कहता है जनगणना की जाती है। आपको पता है ये जनगणना प्रत्येक 10 साल में किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक 10 साल में जनगणना किया जाता है। सबसे पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था। किस समय? लॉर्ड मेयो के टाइम पर किया गया था, ठीक है। इसके बाद ये पूर्णतः अच्छा नहीं था, तो सबसे अच्छा जनगणना जो शुरुआत हुई, जो प्रत्येक साल में नियमित जनगणना शुरुआत होगी, वो होगा 1881 से। उस समय गवर्नर जनरल हमारे यहाँ का लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। और उस समय से आज तक जनगणना प्रत्येक 10 साल में होते आ रहा है, ठीक है। मानव एक संसाधन है क्योंकि अन्य सामग्री को संसाधन के रूप में परिणत करता है, ठीक है, परिणत करता है। आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आपको बताया गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। इससे पहले पहला स्थान क्षेत्रफल में राजस्थान है, इसके बाद MP है, इसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। लेकिन चौथा स्थान रखने के बावजूद भी जनसंख्या में सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश का। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण में विश्व में कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, हम फर्स्ट स्थान पे चले आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है, क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ जीवन यापन
कठिन होता है। मैं बताया स्टार्टिंग बताया था, जीवन यापन वहाँ पर कठिन होता है। इकाई 6, ठीक है, एशिया के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एशिया के पूरब में है, क्या पूरब में है, ठीक है। तो एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है कि यूरोप है कि हिंद महासागर है, क्या है, तो ध्यान रखेंगे एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, ठीक है। संसार के छत कहलाता है, किसको कहते हैं, छत कहते हैं, पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु, ठीक है, एशिया की दक्षिण भाग की जलवायु कैसी होगी, अगर हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो हमारा जलवायु कैसा होगा, उष्ण जलवायु होगा, ठीक है, उष्ण कटिबंध की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया, ठीक है। वांगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुआ, कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। मिलान करना है आपको इसको, ठीक है। देखिए मिलान करने के लिए आपको करना क्या है, रेंडियर को मिलान कीजिए, ठीक है। रेंडियर को लेकर आइए टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर को लेकर आएंगे हम, ठीक है। रेंडियर को टुंड्रा प्रदेश से मिलाइए। कोनधारी वृक्ष, ठीक है, कहाँ से मिलाइए, टैगा से मिलाइए इसको, ठीक है। ठंडी जलधारा कहाँ से मिलाना है, क्यूराल से मिलाइए। त्योहारों का देश कहाँ से मिलाना है, फिलीपींस से मिलाइए, ठीक है। इसके बाद घास के मैदान तो मिलाइए आप स्टेपी के घास के मैदान को, और साइबेरिया को मिला दीजिए उत्तर एशिया से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इकाई 7 में है, भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए सही, पहले आपको दिया गया है सही विकल्प चुनें। इसका पहला क्वेश्चन है, किस आरेख का दूसरा नाम आरेख चक्र है, ठीक है। ध्यान रखेंगे उसका नाम होगा आपका वृत्त आरेख को आरेख चक्र भी कहते हैं, ठीक है, चक्र आरेख भी कहते हैं। आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे जिस बात पर निर्भर करता है वो है आंकड़ों की प्रकृति पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख कहलाता है, ठीक है। तो वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख कैसा होता है, रेखीय आरेख होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है, निर्भर करने वाला आंकड़ा, ध्यान रखेंगे निर्भर करने वाला आंकड़ा दिखाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कुल मान कितनी होती है, तो एक वृत्त की कुल मान कितनी होगी, इस प्रकार वृत्त है 360 डिग्री होगी, एक चक्कर घूमेगा तो 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ ब्लैंक स्थान है, इसको भरना है। आरेख बनाने से के पहले उपयुक्त शीर्षक का चयन करते हैं, ठीक है, उपयुक्त शीर्षक का चयन करते, ध्यान रखेंगे यहाँ पर शीर्षक का चयन करते हैं, ठीक है। इसके बाद दंड आरेख में आंकड़ों को दंडों या आयतों के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। वाई अक्ष पर मापनी कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य से आरंभ किया जाता है। इसके बाद अगला है, दोनों सभी इस प्रकार सभी दंडों में एक ही, ठीक है, यहाँ दोनों दंड होगा, सभी दंडों को एक ही आधार रेखा पर बनाया जाता है, ठीक है, आधार रेखा पर बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं, कितना प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए इकाई 8 पे चलते हैं, और ये आपका है सड़क सुरक्षा उपाय, ठीक है। देखिए इसमें कहता है क्या क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग, और ये आपका लास्ट इकाई है सड़क सुरक्षा उपाय। तो कहता है कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, वो आपका रक्त का बहाव, ठीक है, रक्त का बहाव हो जाता है, इसलिए अक्सर लोग मर जाता है। हड्डी टूटने से लोग मरता जल्दी नहीं है, ठीक है, मरता नहीं, लेकिन रक्त का अधिक बहाव हो जाता है, इसलिए लोग मर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है 50 सीसी क्षमता वाले वाहन हेतु वांछित उम्र सीमा होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो आपका ध्यान रखेंगे 16 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे वो होगा जिला परिवहन कार्यालय से, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सड़क दुर्घटना से के पीड़ितों हेतु बिहार में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हेतु डायल
करना चाहिए वो आपका है 108। ठीक है, 108 डायल कीजिएगा तो सड़क सुरक्षा है तो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये था आपका 8वीं क्लास का SCERT। और मैं पहले ही आपको छठा और 7वीं करवा चुका हूँ, ये 8वीं का था। तो आप इसे पूरा देखिए और इससे आप लाभान्वित होइए और इसे देखकर एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो उसमें सफल हों। चलिए हम आज यहीं रुकते हैं। आप पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कल मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।